नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। तो आज हम हल करेंगे 23 अप्रैल 2020 के जो मैंने आपको प्रश्न दिए थे उनके हल। इससे पहले कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ्स क्लासेस बाय नथमल जहांगीर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो प्रश्न मैंने आज आपको दिए हैं इनके हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा था कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लेते हैं ये एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ठीक है, और ये इसकी परछाई, ठीक है। अब हम इस प्रश्न में क्या करते हैं, इसकी जो खंभे की ऊंचाई उसको मान लेते हैं अक्स। तो इसकी परछाई भी क्या हो जाएगी, अक्स। आप अक्स भी मान सकते हो या कुछ संख्या भी मान सकते हो, वो आपकी इच्छा पे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होगी क्योंकि हमें इस प्रश्न में भी ये दे रखा है कि खंभे की ऊंचाई, ये ऊंचाई है और परछाई दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार हम इसके क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज में इसको बदल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, खंभे की ऊंचाई जो लंब हो जाएगी एल, और ये नीचे वाली परछाई क्या हो जाएगी, आधार ए हो जाएगी, और इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा जो के कर्ण हो जाएगी, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम इस सूत्र द्वारा हल करेंगे, लाल बट्टा कक्का द्वारा, ठीक है। तो पहला जो है एल बट्टा ए किसका होता है, साइन थीटा। ए बट्टा के किसका होता है, कोस थीटा का। एल बट्टा ए किसका होता है, टेन थीटा का, ठीक है। अब हम इस प्रश्न में हमें देखो, ध्यानपूर्वक देखो, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में हमें दो भुजाएं चाहिए, एक तो लंब चाहिए और एक कर्ण चाहिए। तो हम एल बट्टा ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एल बट्टा ए। एल बट्टा ए आपको पता है किसका होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो एल का मान हमने माना था एक्स, ए आधार का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये परछाई है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हल करेंगे, फिर अक्स से अक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, अक्स से कट जाएगा तो एक, तो एक बराबर टेन थीटा, ठीक है। फिर ये टेन थीटा में देखो, एक का मान टेन थीटा में किसका होता है, सारणी से देखेंगे तो एक है वो टेन 45 का मान होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक की जगह टेन 45 रखेंगे, तो टेन से टेन कट जाएगा। इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न जो था, दो बिंदु दिए हुए थे। एक तो उन बिंदु को मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। और उनके बीच की दूरी हमें दी हुई थी 10। क्या दी हुई थी, अंडूड 10। और हमें किसका मान ज्ञात करना था, ए का मान ज्ञात करना था, ठीक है। ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें बीच की दूरी दी हुई है, देखो बीच की दूरी को मध्य दूरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, वो हमें पता होना चाहिए। क्या सूत्र होता है, अंडूड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये x2 x1 ये कहाँ से आएंगे, तो इसमें a बिंदु होता है, उसमें पहला बिंदु होता है, उसके जो पहले निर्देशांक होता है वो x1 का होता है, दूसरा होता है y1 का, और जो दूसरा बिंदु दे रखा है b, उसके क्या हो जाएंगे, x2 और y2। और बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, अंडूड 10, ठीक है। फिर हम इसमें मान रखेंगे, ठीक है। इस सूत्र में बीच की दूरी कितनी दे रखी है, अंडूड 10, ठीक है। फिर x2 का मान 4 हो गया, माइनस x1 3 हो गया, का होल स्क्वायर हो गया, y2 1 है, y1 कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है। फिर अंडूड 10, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम इस सूत्र द्वारा हल करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है।
तो इस प्रकार इसका हल ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने आगे √10, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये है ही आगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों ही पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या होगा, देखो अगर √ है और उसके अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा हमारा 10 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे √ हो गया, फिर यहाँ पे 1 1 को 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा a² - 2a प्लस 10 माइनस ये 10 कहाँ, हमने इसका पक्षांतरण कर दिया, तो इस साइड प्लस के तो इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो a² बराबर 2a - 8 बराबर 0। फिर अपना ये आ गया उत्तर, a² - 2a बराबर 8 बराबर 0। अब इसको हम किस विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। इसको हम टुकड़ा विधि भी बोल सकते हैं। टुकड़ा विधि में क्या करते हैं, हम पहली जो संख्या उसको तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो 1 को गुणा करेंगे -8 से, तो कितना हो जाएगा -8। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस बीच वाले संख्या 2a के टुकड़े करेंगे। तो 2a के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4a और 2a। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा माइनस का, और 4a में से 2a घटाएंगे तो 2a आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, और पहले जोड़े में से हम क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, दूसरे में +2 कॉमन लेंगे। इस प्रकार a-4 और दूसरा जोड़ा क्या बन जाएगा, a+2। ठीक है, फिर हम ये हमारा जो उत्तर आ जाएगा, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। एक तो a-4 बराबर 0 लेंगे तो a बराबर 4 आ जाएगा। a क्या लेंगे, a+2 बराबर 0, तो यहाँ पे 1 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो a बराबर -2। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर a का मान कितना आ जाएगा, 2 मान आ जाएंगे। a बराबर 1 तो आ जाएगा 4 और 1 आ जाएगा -2। ठीक है, तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमें दे रखा था कि 10 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त दे रखा है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेमी। ठीक है, 10 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त दे रखा था, और हमें आगे दे रखा था एक जीवा थी, और वो जीवा वृत्त के केंद्र से कितने सेमी पर दूरी पर है, 6 सेमी पे दूरी पे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एक वृत्त बना लिया, ये वृत्त हो गया। ठीक है, फिर हमने इसमें ये ओ वृत्त का केंद्र हो गया, ये ए बी जीवा हो गई, और ये इनको मिलाने वाली रेखा वृत्त के केंद्र से। ठीक है, तो इस प्रकार ओ वृत्त का केंद्र हो गया, ए बी जीवा हो गई, ओ पी वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है, 6 सेमी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में ओ को पी से मिलाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में हमें ये ए बी ज्ञात करने से पहले हमें ये ए पी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओ ए क्या हो गई, त्रिज्या हो गई 10 सेमी दे रखी है हमें प्रश्न में। ओ पी हमें दे रखी है वृत्त के केंद्र से दूरी 6 सेमी। ठीक है, और ए पी ज्ञात कर लेते हैं। ए पी किसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, जो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने कर्ण का मान रखा 10, कर्ण क्या हो जाएगा 10, जो वृत्त की त्रिज्या है। ए पी हमें ज्ञात करनी है, और लंब क्या हो गया 6। इस प्रकार हमने हल किया। ठीक है, तो अपना आ गया 8। ठीक है, 8 ये ए पी आई है, हमें पूरी ए बी ज्ञात करनी है। ठीक है, जीवा ज्ञात करनी है, तो जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी बराबर 2 को गुणा कर देंगे ए बी से, क्योंकि देखो ये भी ए पी भी 8 सेमी आई है, और ये बी पी भी 8 सेमी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, या तो आप जोड़ सकते हो या इसको 2 से गुणा कर दो, तो हमारी जीवा की लंबाई ए बी की कितनी आ जाएगी, 16 सेमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, जीवा की लंबाई बराबर 16 सेमी। अगला प्रश्न हमें दे रखा था, एक धातु का गोला दे रखा था। ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी थी
9 सेमी, और उसे पिघलाकर हमें क्या बनाना था, शंकु बनाना था। क्या बनाना था, शंकु। शंकु की त्रिज्या दी हुई 3 सेमी, ऊंचाई दे रखी है 6 सेमी। तो इस प्रश्न को विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में आते हैं। पिघलाकर जब आपके प्रश्न में आए तो हमेशा ध्यान रखना, हम आकृतियों का क्या ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, आयतन। और अब देखो एक बड़ा धातु का गोला है, ठीक है, ये धातु का गोला है, और इससे हम अब क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, शंकु। तो इस धातु के गोले को पिघलाने से कितने शंकु बनेंगे, ये हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, शंकुओं की संख्या। तो आप ध्यानपूर्वक देखो, इन दोनों का आयतन क्या रहेगा, शंकुओं का बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि पिघलाकर हम क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। और जब पिघलाकर आपके प्रश्न में आए तो आप ध्यान रखना, क्या ज्ञात करते हैं, हम आयतन ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब फिर देखो कि बड़ी आकृति क्या हो गई, इसमें गोला है, ठीक है। फिर छोटी आकृति कौन सी बन रही है, शंकु। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग दे दो, ठीक है। तो बड़ी आकृति शंकुओं की संख्या क्या है, ज्ञात करेंगे। तो बड़ी आकृति अपनी क्या है, गोला, तो गोले का आयतन बट्टा छोटी आकृति क्या है, शंकु, तो एक शंकु का आयतन। तो इस प्रकार हम अपने इस प्रश्न को हल करेंगे तो शंकुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बट्टा एक शंकु का आयतन। फिर इनके सूत्र लगा दो। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, बट्टा शंकु के आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसमें हम मान लिखेंगे दोनों, ठीक है। फिर इन मान को लिखने के बाद आप आगे हल करोगे तो देखो, पाई से पाई यहाँ पे भी काट सकते हो पहले, या 22/7 को 22/7 से यहाँ काट दो, ठीक है। फिर इसको हल करोगे तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे कितने आ जाएगा, 54 शंकु उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में मेन ध्यान रखना, जब आपको पिघलाकर ये आए ना नाम, पिघलाकर, तो हमेशा आकृतियों का आयतन ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, आयतन, ठीक है। और संख्या की बात आए तो पहले देखा करो बड़ी आकृति कौन सी है, फिर उससे कौन सी आकृति बन रही है। तो बड़ी आकृति में क्या कर दो, छोटी आकृति का आयतन का भाग दे दो, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अपना अगला प्रश्न 5वां लेते हैं, कौन सा था। तो 5वां प्रश्न हमारा प्रायिकता से संबंधित था, ठीक है। प्रायिकता से संबंधित था हमारा। तो हमें पूछा था 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं, 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले विद्यार्थियों हमें अभाज्य संख्या समझनी होगी कि इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल एक या स्वयं खुद का ही भाग जाता है। जैसे हम एक लेते हैं, देखो विद्यार्थियों यहाँ समझना है, ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ पे गलत कर देते हैं, एक को अभाज्य संख्या मानते हैं। एक न तो भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं दो में केवल 2 का ही भाग जाता है, ठीक है। फिर 3 में जाता है या 1 का। फिर 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाता है और खुद 4 का भी जाता है, ठीक है। फिर हो गई 5 हो गई, फिर 6 नहीं होगी, 7 है, इसी प्रकार 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। हमें कहाँ तक पूछा, 1 से 25 तक पूछा, ठीक है। तो 1 से 25 तक ये संख्याएं हो जाएगी। ये अभाज्य संख्याएं, ये संख्याएं वही है जिनमें केवल खुद का भाग जाता है या एक का जाता है, ठीक है। तो अब इन संख्याओं को आप काउंट कर लो, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी हो गई, 9। फिर हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। तो प्रायिकता का हमें सूत्र पता होना चाहिए। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 9, जो अभी हमने ज्ञात किए थे, ठीक है। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 25। कितनी संख्याएं दी हुई है, 1 से 25 तक, ठीक है। 1 से 25 तक संख्याएं थी हमारी प्राकृत संख्याएं, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो अब हमारा सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, 9 आया, कुल परिणाम कितने हैं, 25। इस प्रकार हमारे इस 5वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर 9/25।
अब चलते हैं अपने अगले छठे प्रश्न की ओर, जिसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 17वीं प्रश्नावली का आपका प्रश्न है। इस प्रश्नावली में आपको समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक में से प्रश्न पूछते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करना है, तो हमें ये प्रश्न दे रखा था मित्रों, ये प्रश्न दे रखा था, ठीक है। इतना वर्ग दे रखा था और बारंबारता दे रखी थी, ठीक है। अब जब हमें माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, हमें बारंबारता दी हो और वर्ग अंतराल दिया हो, तो हमें वर्ग अंतराल के लिए एक सूत्र याद होना चाहिए आपको। कौन सा सूत्र, ये बड़ा वाला सूत्र जो बोलते हैं इसको, ठीक है। जब वर्ग अंतराल आपको दिया हो, बारंबारता दी हो, ठीक है, और माध्य ज्ञात करना है, तो हम ये सूत्र विद्यार्थियों हमें याद होना चाहिए। बड़ा वाला सूत्र बोलते हैं इसको। तो ये सूत्र क्या है, एम बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी बट्टा एफ इंटू एच, ठीक है। ये सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। जब वर्ग अंतराल दिया हो और हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब जब हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं और हमें बारंबारता दे रखी है, तो हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, सी एफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता सारणी। माध्य बारंबारता दी हो तो हम पहले क्या बनाते हैं, सी एफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं विद्यार्थियों, देखो ये एकदम आसान है, ठीक है। यहाँ पे एक दो कॉलम तो हमें दिए हुए हैं, वर्ग अंतराल का और बारंबारता का। तीसरा कॉलम हम बना लेंगे सी एफ संचय बारंबारता का। वो कैसे देखो बनाएंगे, पहले 42 है, फिर 42 में ये बारंबारता जोड़ते जाएंगे। 42 में 30 जोड़े 72 हो गए, 72 में 50 जोड़े 122 हो गए, 122 में हमने 22 जोड़े 144 हो गए, 144 में 8 जोड़े 152 हो गए, 152 में कितने जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे 157। तो ये भी योग आप करके देख सकते हो, कितना आना चाहिए, 157 आना चाहिए, ठीक है। अब हम जो अपना सूत्र है इसमें ये कहाँ से मान आएंगे, देखो एल क्या होता है, ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, ठीक है। एन बट्टा 2 को हम सिग्मा एफ बट्टा 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सी क्या होती है, जो माध्यक वर्ग आएगा अपना उसके ऊपर की सी एफ होगी, ठीक है। एफ क्या होगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी। एच क्या होगा, वर्ग अंतराल का मान कितना है वो होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ई बटा 2 या इसे एन बटा 2 भी बोल सकते हैं। तो कितना माना है, 157/2, 2 का भाग 157 में दिया तो कितना आ जाएगा, 78.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ देखनी है, तो कितनी 78 से ठीक बड़ी सी एफ अपनी कौन सी है, ये रही, देखो 122 है। क्या है, 122। तो अपना माध्य वर्ग क्या हो जाएगा, यही माध्य वर्ग हो जाएगा अपना, कौन सा, 16 से 24 वाला। यहाँ पे ध्यान रखना मित्रों, अब आपको ये जो उत्तर है, ये उत्तर आपके माध्य के 16 से लेके 24 के मध्य ही आने चाहिए, और मध्य ही आएंगे। अगर आपके उत्तर गलत आ रहे हैं, मान लो 15 आ रहे हैं या 26 आ रहे हैं, तो वहीं पे मान लेना कि आपके उत्तर क्या है, गलत है। तो हमारे उत्तर 16 और 24 के मध्य आएंगे। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो अपना एल ज्ञात करेंगे, तो माध्य वर्ग कौन सा है अपना, 16 से 24। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 16, और उस सीमा क्या हो जाएगी, 24। तो एल का मान हो जाएगा 16। फिर एन बटा 2 अपना अभी हमने निकाल लिया था, कितना आया था, 78.5। सी एफ क्या होती है, जो माध्य वर्ग है अपना, ये माध्य वर्ग, उससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की सी एफ देखनी, कितनी है, 72। फिर हमें देखना एफ का मान यानी माध्य वर्ग कौन सा अपना, यही है। इसकी बारंबारता कितनी है, 50, ठीक है। फिर एच देखो, वर्ग अंतराल इसमें कितने कितने का चल रहा है, 0 और 8 के बीच में, 8 और 16 के बीच में, 16 और 24 के बीच में कितने का अंतर चल रहा है, 8 का, ठीक है। अब हम इसमें ये अपना सूत्र लिखा माध्य का, अब इसमें मान रखेंगे एल का 16, एन बटा 2 का 78.5, सी का मान 72/50 इंटू एच का मान 8 का। फिर हम इसको सरल कर लेंगे, 78 में से ये 72 घटा देंगे, 6.5। इस प्रकार हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। देखो तो अपना आ जाएगा m बराबर 16 प्लस 52/50, 50 का भाग 52 में देंगे तो आएगा 1.04। फिर 16 में हम क्या करेंगे,
1.04 जोड़ेंगे तो अपनी माध्यक बोल दो या माध्यिका बोल दो, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 16 प्लस 1.04 बराबर 17.04 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने प्रश्न थे गणित के, माध्यक का था पहला। ठीक है, और ये प्रायिकता का था। ठीक है, आज सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने दिया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये शंकुओं की संख्या वाला था। ठीक है, ये जीवा की लंबाई ज्ञात करने वाला था। ठीक है, इसके बाद ये ए का मान मध्य दूरी दी तो ज्ञात करने वाला। ठीक है, और ये थीटा का मान सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने वाला था। ठीक है, तो अब जो हमारे प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से हैं, जो वो भी आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ मैं आपके लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि अशोक के अभिलेखों को प्रथम बार पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की थी। तो मित्रों, वो व्यक्ति कौन थे? जेम्स प्रिंसेस थे। इन्होंने पहली बार पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। और अशोक के अभिलेखों से संबंधित एक और बात बता देता हूँ आपको। अशोक के अभिलेख है वो कौन सी लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में थे। और जो पश्चिम भारत के जो अभिलेख मिले थे वो किस लिपि में थे? ख्रोष्टी लिपि में थे। कौन सी लिपि में थे? ख्रोष्टी लिपि में। ठीक है, और फिर दूसरा प्रश्न हमारा था कि महाजनपदों की जानकारी हमें कौन कौन से ग्रंथों से मिलती है। तो इसमें विद्यार्थियों 3 ग्रंथ है। एक तो बौद्ध धर्म का है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है हमारा जैन धर्म का भगवती सूत्र, तीसरा है चाणक्य का अर्थशास्त्र जो पुस्तक है चाणक्य की, उससे। तो ये 3 जो ग्रंथ है इनसे हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगर बात करें अपने भारत में कुल जनपद कितनी है, तो वो कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। अगर उनमें से बात करें कि राजस्थान में कितनी जनपद है, तो कितनी है? 4 है। तो कौन कौन सी है? जांगल है, मत्स्य है, सूरसेन है और सीवी जनपद है। फिर देखो तीसरा प्रश्न, अकबर का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? आपने महाराणा प्रताप का तो पथ प्रदर्शक पढ़ा है, परंतु अकबर का सुना है? तो अकबर का पथ प्रदर्शक कौन कौन था या अग्रगामी कौन था? शेरशाह सूरी था। ठीक है, इसी शेरशाह सूरी ने आपको पता है ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? ग्रांड ट्रक रोड का, क्योंकि इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे। ठीक है, अपने शासनकाल में। फिर अपना चौथा प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे ना, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अपने 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीट के विद्यार्थियों के लिए भी है, 10वीं क्लास वालों के लिए भी है और पटवारी परीक्षा वालों के लिए भी है। और ये काफ़ी बार सेकेंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो ये अधिवेशन था 1938 में, एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिवेशन के बाद देशी जो रियासतें थे उसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना होने लगी थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर अपना अंतिम प्रश्न था कि राष्ट्रपति की शक्तियां बताओ। कौन सी? आपातकालीन शक्तियां। कौन सी? आपातकालीन शक्तियां। तो इससे पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि संसद वो 3 से मिलकर बनती है। 3 जो महत्वपूर्ण, इसमें राज्यसभा है अपनी, उच्च सदन, निम्न सदन लोकसभा है, फिर है राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम आज राष्ट्रपति के बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो इसकी शक्तियां 2 प्रकार की होती है, एक तो सामान्य शक्तियां और एक आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियों में आती है जो प्रशासनिक नियुक्तियां करते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल की है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की है, तो वो होती है सामान्य शक्तियां होती है। ठीक है, और हम आज जो पढ़ रहे हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में, मैंने पूछा आपको कौन सी? आपातकालीन शक्तियों के बारे। तो 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां इसमें इनको अधिकार दिए हैं, जो हमारे भारतीय संविधान कौन से हैं? 3 अनुच्छेद है, 352, 356 और 360 में इसका वर्णन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का। ठीक है,
तो 352 है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से है संबंधित, ठीक है। और ये मित्रों अभी 3 बार लग चुका है अपने भारत में। 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। एक तो 1965 में, एक 1971 में और एक 1975 में, ठीक है। फिर है अपना 356। 356 है वो राज्यों में लगता है। राज्य में कोई आंतरिक अशांति हो उसके कारण ये राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में लगाया जाता है, ठीक है। फिर है वित्तीय आपातकाल जो 360 अनुच्छेद में है, और ये अभी तक अपने भारत में लगा नहीं है। 1991 में एक बार ऐसी समस्या आई थी, परंतु ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगा था। और अभी कोरोना संकट के कारण पूरे भारत में वित्तीय समस्या आ गई है, और इस कारण वित्तीय आपातकाल भी अपने भारत में लग सकता है, ठीक है। तो 3 अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों में आते हैं, 352, 356 और 360, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है।